हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज जो होगा वो डिस्कशन होगा चैप्टर नंबर जो थर्ड होगा 10th सीबीएसई ज्योग्राफी का, ठीक है। और जो कि आपका वाटर रिसोर्स है। आप समझ सकते हैं कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। जल ही जीवन है, पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे। तो पानी पीना जरूरी है, जल ही जीवन है। तो जल के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और थोड़े से फैक्ट्स के बारे में भी देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है भाई, देखो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि टेबल ऑफ द कंटेंट क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ने हैं। हमें हमें सबसे पहला पढ़ना है कि अंडरस्टैंडिंग द अर्थ वाटर रिसोर्सेज के बारे में। फिर दूसरा है वाटर स्कार्सिटी और नीड फॉर अ वाटर कंजर्वेशन, कि वाटर की स्कार्सिटी क्यों हो रही है और उसे कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, ठीक है यार, वैसे भी कंजर्व एंड मैनेजमेंट के लिए। थर्ड अगर देखो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, बहुत सारे डैम्स वगैरह हैं, जो कैनाल्स वगैरह हैं वो बिल्ड किया जाता है ताकि हमारी जो पूरी वाटर की मैनेजमेंट है वो सही तरीके से किया जा सके, ठीक है। एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स जो मैनेजमेंट है वो कैसे काम करता है उसमें हम लोग एक बात देखेंगे जल जीवन मिशन के तहत, कि जल जीवन मिशन के तहत जो है भारत सरकार के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि हर एक जगह जो है फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कराई जाए ताकि वो लोगों को या जिन लोगों को पानी नहीं मिल पाता अच्छे से वो लोगों के पास भी पानी या सप्लाई जो है हो सके, ठीक है। और उसके बाद अंडरग्राउंड हाँ टैप के थ्रू। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि रेन के वाटर जैसे आप देख रहे हो यहाँ बारिश हो रही है भाई, बारिश का पानी एक टैंकर में आ गया। ऐसी बात नहीं कि ये टैंकर खुला हुआ है, ये बंद है, बस आपकी फोटो के लिए यहाँ पर थोड़ा सा खुला छोड़ दिया गया ताकि आपको पता रहे कि इसमें वाटर को, कि आपका जो वाटर है क्या हो रहा है भाई शहरों में, क्यों तुरंत 2 मिनट बारिश होती है पूरा पानी रोड पर आ जाता है, क्योंकि हमारे जो शहरों में कहीं पर ऐसा जगह नहीं छोड़ा गया है जहां पर एक तरीके से कच्चा रोड हो। कच्चे रोड में क्या होता है पानी एब्जॉर्व करता है, गांव का पानी देखो तुरंत एब्जॉर्व कर लेता है, वहां की मिट्टी या मिट्टी नहीं है, ऊपर हमने क्या ढलाई कर रखी है, कहीं पर हमने रोड बना रखे हैं, तो उन सब सारी चीज से क्या हो रहा है कि पानी एक तरीके से वो बाहर ही तो आएगा, कंजर्व कैसे होगा। कहाँ बाढ़ आता गांव में, कौन बोला? बाढ़ आना अलग बात है और बारिश की वजह से बाढ़ आना वो अलग बात है। एक होता है कि बगल में रिवर है उसमें ज्यादा पानी का फ्लो हो गया तो वो आया बाढ़। अब एक है कि तो यहाँ देहरादून में कौन सा तुरंत 2 मिनट बारिश होती है, या फिर मान लो दिल्ली में 2 मिनट बारिश हुई या फिर 10 मिनट 12 मिनट अच्छे ढंग से पूरे रोड पर पानी पानी हो गया, ठीक है। और एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं भाई। और सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा क्या, अंडरस्टैंडिंग द अर्थ वाटर रिसोर्स। तो अगर देखा जाए हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर जितना भी पानी है, अगर मान लो कि 100 लीटर पानी है उसमें 97% सी वाटर देखने को मिलेगा। क्या है भाई? सी वाटर, या फिर आपको सॉल्टी वाटर देखने को मिलेगा, समंदर का पानी खारा, जिसको पीने के लायक बिल्कुल भी माना नहीं जा सकता है। उसको आप जो है क्या कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो, ठीक है, और एक तरीके से पीने के लायक बना सकते हो, लेकिन वो भी उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन सोचो 3% जो है वो फ्रेश वाटर अवेलेबल है, और उसमें से भी अगर देखा जाए 0.1% अवेलेबल वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है पीने लायक। समझ रहे हो? तो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए 97% ओशन, 1% रिवर लेक और ग्राउंड वाटर और 2% आपको ग्लेशियर, मतलब लगभग आपको 1% के आसपास जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है जो पीने के लायक अच्छे से ढंग से है, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए अर्थ सरफेस इज प्राइमरली कवर्ड बाय वाटर, जो अर्थ सरफेस है हमारा वो क्या है, वाटर है, वाटर से पूरा कवर्ड है विथ अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ द प्लैनेट। मतलब अगर पूरा प्लैनेट देखो, ये पूरा प्लैनेट देखो, उसमें 3/4 मतलब पूरा अगर 4 एकड़ जमीन होगा उसमें 3 एकड़ जमीन पर पानी देखने को मिलेगा। अब सोचो 1 एकड़ पर ही पूरा रह रहे हैं, मतलब 1/4 जमीन पर ही पूरी पृथ्वी एक तरीके से बसी है। However, only a small fraction of a vast water resource is fresh water that can be utilized by human for a various purpose such as drinking, such as cooking, such as क्या होगा बता भाई, वॉशिंग क्लोथ, ये सब सारी चीजें, ठीक है, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीजें जो कि आपको समझकर चलना है। आगे देखो क्या है, आगे अगर देखा जाए सोर्स ऑफ जो फ्रेश वाटर का सोर्स है वो कहां से आता है सोर्स,
मतलब कहां से आता है वाटर, फ्रेश वाटर। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर अ रन ऑफ एंड अ, क्या आता है रन ऑफ का मतलब जो, जैसे गंगा है, गंगा पानी चल रही है वहां से लेके हम लोग एक तरीके से उसको थोड़ा बहुत फिल्टर कर दिया और घरों में पहुंचा दिया। तो एक रन ऑफ वाटर हो गया, सरफेस रन ऑफ, एक ग्राउंड वाटर, और बोथ ऑफ विच आर अ पार्ट ऑफ अ अर्थ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो अर्थ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वाटर प्रेजेंस इन हाइड्रो मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मींस दैट इट इज अ रिसोर्स दैट कैन बी नेचुरली रीस्टॉक्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब देखो यहाँ इसका मतलब क्या है, देखो क्या होता है, जितना भी ग्राउंड के नीचे जितना भी वाटर अवेलेबल होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू एक तरीके से पानी वहां जमा होता है, हाइड्रो साइकिल प्रोसेस। ठीक है, तो याद रखना कि ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है, अब पानी गया भाई, यहाँ बारिश पड़ा, पानी धीरे धीरे करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। ठीक है, उसका जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो बढ़ रहा है, अभी तो खैर बहुत नीचे जा चुका है। ठीक है, तो एक तरीके से ग्राउंड वाटर रिचार्ज कब होगा, एक होता है कि ग्राउंड वाटर जो है आप रिचार्ज करने का मौका नहीं दे रहे हो, आपने यहाँ पर ईट या फिर आपने सीमेंट से कर दिया, अब ये पानी इधर से सरफेस होकर डायरेक्टली वो जाकर ओशन में गिर रहा है, आपका यहाँ का ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है। अगर आपको मुंबई में पानी की दिक्कत है या मुंबई के शहरों में पानी की दिक्कत है तो वहां की ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर हम पानी अंदर जाने ही नहीं दे रहे, बगल में समुद्र है उसके बावजूद भी। सोचो, तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू रिचार्ज होता है। देखो क्या है, अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द कंटिन्यूअस नेचुरल प्रोसेस वेयर द वाटर इवापोरेट फ्रॉम अ वेरियस, वाटर क्या होता है, इवापोरेट करता है, फिर वो एक तरीके से बादल वगैरह बन के फिर पानी वगैरह नीचे आता है। तो ये पूरा होल प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल बोलते हैं। जैसे कि ओशियन हो गया, लेक हो गया, रिवर से वाटर इवापोरेट हो गया, उसके बाद क्या बनाता है, क्लाउड बनाया, उसके बाद जब फॉल करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एंड फ्लो बैक इनटू दिस वाटर बॉडीज। देख रहे हो, पानी पहले क्या हुआ, इवापोरेट हुआ, कहां से, रिवर, लेक और अलग अलग वाटर बॉडी से, क्लाउड बना, क्लाउड से प्रेसिपिटेट होके नीचे पानी आया, फिर से वो वाटर बॉडीज में इवॉल्व हो गया। दिस साइकिल इंश्योर्स दैट वाटर इज कॉन्स्टेंटली रिन्यूड, और ये साइकिल इसलिए होता है ताकि पानी जो है हमेशा रिन्यू होता रहे, ऐसा ना हो कि एक ही पानी हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में एक तरीके से काम करता है, हम लोग बोल सकते हैं रिचार्ज एंड मेकिंग द रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसके तहत जो है वो हम लोग इसको रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हो, तो वाटर इसीलिए अगर कोई पूछेगा वाटर अब क्यों बारिश होती है, बारिश होने का ये फेनोमेना जो इसीलिए ताकि हम लोगों को फ्रेश वाटर हमेशा मिलते रहे, ऐसा ना हो कि वही वाटर मिल रहा है जो हमने डिस्चार्ज किया है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, अब वाटर स्कार्सिटी की कंसर्न बढ़ गई है आने वाले समय में, या फिर अभी बढ़ गई, अभी से बढ़ना शुरू हो गई कि पानी की कमी हो रही है। डिस्पाइट द वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, बहुत ज्यादा वाटर होने के बावजूद भी इट्स रिन्यूएबिलिटी, मतलब ये रिन्यू भी हो सकता है। मेनी रीजन एंड कंट्रीज फेस अ वाटर स्कार्सिटी, क्यों, क्योंकि वो लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, जिसका असर जो है वो एक तरीके से उनके पीने के पानी पे जो है वो देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ पर अभी देखा भाई क्या है, इवापोरेशन हुआ, यहाँ पर सरफेस वाटर है, इवापोरेट हुआ, उसके बाद इधर कंडेंस होके यहाँ क्लाउड बन गया, फिर प्रिसिपिटेट होके यहाँ हो गया रन ऑफ वाटर, जो रन होके फिर से ओशियन में एक तरीके से आ गया, और ओशियन से धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में एक तरीके से रिश्ता चला जाता है, जो कि एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस। नहीं तो हमारा ग्राउंड वाटर में पानी की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि निकालेंगे अगर जाएगा नहीं वहां पर तो दिक्कत है कि नहीं। तो वाटर स्कार्सिटी जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं है, वाटर स्कार्सिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं भाई, बिल्कुल है। अब वाटर का जो प्रॉब्लम है उसको एक स्कार्सिटी कैसे हो रहा है भाई, और हम लोग कंजर्व कैसे करके चले और मैनेज करके कैसे करके चले, वो इंपॉर्टेंट है। तो बोला कि डिस्पाइट द वाटर अपेरेंट एबिडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी द थ्रेट ऑफ वाटर रिसोर्स एग्जिस्ट एंड कॉमनली वाटर शॉर्टेज आर एसोसिएटेड विद रीजन ऑफ लो रेनफॉल। अगर कोई बोलेगा कि वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ, मतलब एक तरीके से जहां कहाँ कमी हो रही है, स्कार्सिटी, जहां पर क्या हो रहा है, एक तो लो रेनफॉल हो रहा है, जहां पर बारिश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड या फिर वैसे एरिया जहां पर सूखा रहता है, ज्यादातर बारिश वगैरह नहीं होती है, लाइक द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। However, the water scarcity is often due to the over exploitation। और दूसरा क्या है कि हमने क्या करा भाई, पानी जो है हमने अपने अंडरग्राउंड से इतना निकाल लिया कि 2 लीटर पानी अगर अंडरग्राउंड रिचार्ज हो रहा है तो हम 10 किलो पानी जो है नीचे से निकाल रहे हैं, तो अपने आप ही कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मान लो अंडरग्राउंड से हम 10 लीटर पानी निकाल रहे हैं, लेकिन जो रिचार्ज हो रहा है
उसका रेट कम है, उसका 2 ही किलो, मतलब दो ही या फिर 2 ही लीटर, सॉरी केजी बोल रहा हूँ केजी क्यों बोल रहा हूँ, लीटर बोल लो। ठीक है, तो लीटर है, 2 लीटर ही रिचार्ज हो रहा है, मतलब 2 ही लीटर पानी फ्रेश वाटर आ रहा है अंडरग्राउंड में, लेकिन हम लोग निकाल कितना रहे हैं उससे, तो क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। जितना जितना वो रिफ्रेश आ रहा है, मतलब फ्रेश वाटर आ रहा है, उससे ज्यादा आप निकाल रहे हो, तो धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर नीचे चलता चला जाएगा, तो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो ये याद रखना। फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन सरफेस रन ऑफ, याद रखना फ्रेश वाटर सिर्फ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से ही प्राप्त हो सकता है, और वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को इस्तेमाल करना जरूरी है। इसीलिए देखो बारिश के पानी हम लोग बोलते हैं कि उसको रेन वाटर हार्वेस्ट करो, उसको पानी एक जमीन गड्ढा खोदो, गड्ढे में पानी जाना चाहिए ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, ताकि फ्रेश वाटर आ पाए, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। स्कार्सिटी अगर कोई पूछेगा, 2 तरीके से, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से, और दूसरा क्या, रेनफॉल की कमी की वजह से वाटर की स्कार्सिटी आपको देखने को मिलेगी रीजन में। ग्रोइंग पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई, जिसके वजह से पानी के ऊपर जो भार है वो ज्यादा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके जिसके वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है कि नहीं। और आपने देखा होगा पहले ना, आज तो धीरे धीरे अब सीड्स वगैरह बहुत अच्छे खासे आ गए हैं। पहले क्या होता था, ऐसे एग्रीकल्चर में सीड्स वगैरह लगाए जाते थे ना, जो बहुत ज्यादा पानी एक तरीके से खाता था, वो बहुत ज्यादा, हाँ, एक्सेसिव वाटर की जरूरत होती थी उसको प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि उससे हम लोग एक तरीके से दिक्कत है। तो द नीड ऑफ द इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स, क्या हुआ, फूड ग्रेन्स हमारा पॉपुलेशन बढ़ा भाई, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ, फूड ग्रेन की नीड बढ़ी, है या ना। एंड हैज लेड द एक्सपेंशन ऑफ इरिगेटेड एरिया, जिसके वजह से हमने इरिगेशन वगैरह भी बढ़ाना शुरू करा, लैंड वगैरह, जमीन वगैरह, उसमें पानी भी चाहिए, उसके वजह से हुआ कि नहीं पानी की कमी, हुआ भाई। देयर इज अ नीड टू रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर बाय डेवलपिंग अ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, कुछ वैसे क्रॉप्स जो कि ज्यादा पानी ना ले और बहुत कम पानी में ही क्रॉप्स एक तरीके से हो जाए। जैसे पहले मान लो कि वाटर ज्यादा यूज क्रॉप लेता था, तो ये जो कम क्रॉप ले हमारे लिए नुकसानदायक नहीं, तो वैसे वैसे डेवलप करो ना सीड्स को, बहुत सारे सीड्स साइंटिफिकली डेवलप किए जाते हैं जो हेल्थ के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है। लोग पेस्टिसाइड्स और वो यूज करते ना 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 ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होता है भाई, उसमें पेस्टिसाइड कहाँ यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड यूज करोगे तो वो बीज उगेगा ही नहीं, उसमें कर ही नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे बीज आ रहे हैं कि अगर तुमने पेस्टिसाइड छिड़क दिए तो वो प्लांट ही मर जाएगा, तो आप छिड़कोगे नहीं ना, चांस ही नहीं है, इसीलिए उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा आता है। देख रहे हो, इसलिए देखना ऑर्गेनिक कोई भी चीज अगर मार्केट में लोगे तो उसका कॉस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए, इंडिया हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन लीडिंग एविडेंट अपॉर्चुनिटी, और अर्बनाइजेशन की वजह से लोग अर्बन वगैरह में रहने लगे, जिसकी वजह से और भी ज्यादा पानी का जो भार है वो एक तरीके से बढ़ने लगा। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए, आगे क्या है, रैपिडली ग्रोइंग नंबर्स ऑफ इंडस्ट्री। अब सोचो इंडस्ट्री वगैरह बढ़ा भाई, इंडस्ट्री वगैरह बढ़ा तो वो इंडस्ट्री में जो पानी यूज होगा वो फ्रेश वाटर तो यूज होगा, गंदे पानी तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। वो इंडस्ट्री में भी पानी की जरूरत होती है कि नहीं होती है, तो वो पानी जो यूज करेंगे वो कहां से यूज करेंगे, एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्स। तो मतलब इंडस्ट्री बढ़ा भी, उसके वजह से स्कार्सिटी देखने को मिला। हमने पॉपुलेशन देखा, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर इन द एग्रीकल्चर भी देखा हमने, और क्या देखा भाई बताओ, एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर, और उसके पहले है लो रेनफॉल। उसके बाद आगे अगर देखा जाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अ सिग्निफिकेंट एनर्जी रिसोर्स फॉर द एनर्जी अकाउंट फॉर, देख रहे हो 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन इंडिया। लगभग 78% जो बिजली है, 80% के आसपास कोयले से बिजली बनता है भाई, और लगभग 22% जो बिजली है वो एक तरीके से आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सोलर वगैरह से सब मिलकर बनता है। लेकिन इसको थोड़ा बहुत कम ज्यादा किया गया, लेकिन सोलर और विंड से तो कम ही बनता है, और जनरली हाइड्रो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है वो परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि हमें एक तरीके से किस पर फोकस करना है, सोलर पर फोकस करना है भाई, और विंड एनर्जी पर फोकस करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग अर्बन सेंटर, अर्बन सेंटर अर्बनाइजेशन बढ़ने की वजह से लोग ज्यादा खेती बाड़ी छोड़कर अब कहाँ आ गए, शहर। अब शहर में आने की वजह से ये यहाँ तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं रहा है ढंग से, और पानी का इस्तेमाल जो है वो एक्सेस तरीके से किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब डेंस पॉपुलेशन हैव आल्सो इंक्रीज द डिमांड फॉर अ वाटर एंड एनर्जी। Clear? Despite a quantitative aspect of scarcity, there are a situation where the water is available in a sufficient.
देखो ऐसी बात नहीं है कि हर एक जगह पानी की जो है वो परेशानी देखने को मिल रही है। उसके अलावा बहुत ऐसी जगह है जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। गलत बात है, ठीक है। देखिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई, ठीक है। अब यहाँ देखो, स्टिल इट्स अ क्वालिटी इज पुअर ड्यू टू द पॉल्यूशन। कहीं पर है भाई पानी ठीक ठाक है, लेकिन वहां पर पॉल्यूशन इतना है, इंडस्ट्री का मलबा वगैरह जा जाके कि वो पानी ही गंदा हो गया है। पहले देखो गंगा का पानी कितना साफ हुआ करता था, आज देखो पानी जो गंगा का है वो एक तरीके से साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी देखो, द इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रायोरिटाइज इंप्रूविंग पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एक तरीके से सरकार ने भी इसके बारे में सोचा समझा कि भाई देखो यार पानी की समस्या तो है ही, तो पानी की समस्या को अगर हटाना है या फिर उसको दूर करना है तो हमें एक तरीके से ये ईज ऑफ लिविंग या उनकी लिविंग के स्टैंडर्ड को बढ़ानी है, तो हमें उनको शुद्ध पानी या स्वच्छ पानी देना जरूरी है, स्पेशली कहां पर, रूरल एरियाज में। कहां पर भाई, रूरल एरियाज में। और रूरल एरियाज में क्या है भाई, बताओ एबंडेंस ऑफ वाटर, क्या एबंडेंस ऑफ वाटर है। यहाँ पर ये क्या दिया जा रहा है, जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन के तहत जो है वो हर घर पानी जो है वो पहुंचाने की बात की गई है। JMM याद रखना, JM मतलब जल जीवन मिशन, JJM एम्स टू प्रोवाइड एवरी रूरल हाउस होल्ड विद अ रेगुलर सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर। पाइप के थ्रू जो है वाटर, जैसे कि आप शहरों में देख रहे हो पानी का टंकी रहता है, बड़ा सा टैंक रहता है, और उसके टैंक के थ्रू जो है वो एक तरीके से वाटर टैंक के थ्रू सारे घरों में पानी का सप्लाई होता है। तो उसी तरीके की कुछ फैसिलिटी जो है वो सरकार जो है शुरू कर रही है गांवों में भी, और जल जीवन मिशन जो है उसमें एक है, ठीक है। लेटली देयर इज राइजिंग अ वरी ऑफ ऑल्दो इज एनफ वाटर फॉर अ पीपल्स नीड एंड मच ऑफ इट माइट कंटेमिनेटेड बाय द हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फार्मिंग मेकिंग अ डेंजरस फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। क्या कर रहा है ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए। आज क्या हो रहा है, एक तरीके से हंसना बंद कीजिए नहीं तो पिटाई खा जाइएगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पर तो ह्यूमन जो कॉन्टेमिनेट कर रहा है और जो पानी गंदा हो रहा है, उस पानी को साफ करने के लिए जिस तरीके से आप लोग का दिमाग गंदा हो रखा है, फोकस नहीं हो तो फोकस इधर करके चलो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो झूठ ऑनलाइन 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 पिटाई खा जाओगे, है कि नहीं। अब समझो इधर, अब चलो चलो इधर ध्यान दो। अब हमने क्या बोला भाई, पानी का जो गंदगी, पानी जो गंदा हो चुका है वो किसके वजह से हुआ है, एक तो केमिकल की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से, बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से आपको पानी गंदा होते हुए देखने को मिला है। अब आगे अगर देखा जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अ टॉप प्रायोरिटी टू एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। और अच्छा यही वाला सेम, ये वाला आ गया, सेम नहीं है सर वो, नहीं सेम, देखो सर 55 लीटर उसके बारे में था, वो लिखा हुआ। अच्छा ठीक, चलो यहाँ पर देखो, तो एक तो भाई जल जीवन मिशन के तहत क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है, ये बात याद रखना है। और इसका मेन एम और क्या है भाई, कि एट ए लेवल ऑफ 55 लीटर पर पर्सन पर डे, तो ये रखना इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, 55 लीटर पर डे पर पर्सन, मतलब पर पर्सन पर डे कितना लीटर पानी दिया जाएगा, मतलब अगर इतना, 3 आदमी, हाँ 55 लीटर पानी उसके यहाँ जो है वो छोड़ा जाएगा, ठीक है, उतना एस्टिमेटेड, और टैप वाटर के थ्रू, फिर तो ऐड हो जाएगा ना जितने मेंबर है हाँ हाँ हाँ, ठीक है। JJM का एम क्या है भाई, प्रोवाइड एवरी रूरल हाउस होल्ड विथ अ रेगुलर सप्लाई ऑफ पाइप वाटर, पाइप वाटर के थ्रू जो है। तो अगर बोलेगा इसमें मेन फंडा क्या है भाई इसका, तीन चीजें क्या क्या, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के बारे में बात की जा रही है, और रूरल हाउस होल्ड को आगे चलकर जो है पानी की स्कार्सिटी की फेस ना करना पड़े, इसीलिए उन लोगों को एक जो है पोर्टेबल पाइप वाटर के थ्रू जो है पानी की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। और JJM का जल जीवन मिशन आपको याद रखना है। अब आते हैं सेकेंड जो टॉपिक है हमारा, क्या है, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। क्या है मल्टीपर्पस, क्या है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड रिसोर्सेस मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अगर देखा जाए हमारे देश में, तो शुरुआती दिनों से हमने वाटर को बहुत अच्छे तरीके से कंजर्व करने के बारे में सीखा है, ठीक है। तो उस बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए आपको है कि ध्यान देकर चलना पड़ेगा, और बेसिक जो भी चीजें हैं
उसको फिर रिवाइव करना पड़ेगा। उसमें क्या किया जाता था भाई, ह्यूमंस हैव बीन क्रिएटिंग एडवांसिंग वाटर सिस्टम सच एज स्टोन डैम्स। स्टोन डैम होता था, उसमें स्टोन वगैरह लगाया जाता था और जो डैम्स वगैरह को क्रिएट किया जाता था, पहले सीमेंट वगैरह नहीं किया जाता था, ठीक है। वाटर स्टोरेज एरिया लाइक अ लेक, रेस्ड बैंक्स एंड अ चैनल ऑफ वाटर क्रॉप्स, मतलब वाटर क्रॉप्स के लिए एक चैनल, वाटर का अलग से चैनल, वहां से पाइप लगा के हर एक जो वाटर मतलब खेत है वहां पर पानी पहुंचाया जाए। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो एक तरीके से की जाए, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हाँ, रेस्ड बैंक मतलब जो नदियां अभी एक तरीके से नई बनी हैं, उनसे एक तरीके से हम किस तरीके से वाटर को कंजर्व कर पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखो, सबसे पहले है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। इन एंशिएंट वाला बात किया जा रहा है कि पुराने जमाने में क्या था। एक था हाइड्रोलिक, हाँ ऐसे करके यहाँ पर एक हाइड्रोलिक बना हुआ रहता था, उससे एक तरीके से बाल्टी से ऐसे से करके निकालते थे, ठीक है। और एक ऐसे का गोल सा लगा रहता था, ये कहीं होगा पुराना, कहीं कुआं टाइप में दिख रहा है तुम्हें। इन एंशिएंट टाइम देखो यहाँ पर क्या है भाई, श्रृंगावेरापुरा नियर इलाहाबाद had a clever system of collecting water from the river गंगा when it is flooded। तो क्या होता है, गंगा रिवर बगल में थी भाई, मान लो उस, अरे मान लो कि बगल में है, इलाहाबाद में है ना गंगा, तो वहां पर अगर इधर से गंगा जा रही, अब मान लो कि गंगा में बाढ़ तो आता ही है भाई, अब यहाँ पर मान लो अचानक से बारिश बहुत ज्यादा हुआ, बाढ़ आया पानी, तो वो लोग पहले से ही ऐसे ऐसे बहुत सारे कुआं टाइप में बना के रख देते थे, जिसकी वजह से बाढ़ बाढ़ अगर पानी आया तो उस पानी जो है वो यहाँ स्टोर होकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर, तो इसको बोलते थे, कहां पर होता था भाई ये, श्रृंगावेरापुरा नियर इलाहाबाद, ठीक है। हैड अ क्लेवर सिस्टम, याद रखना क्या बोलते थे इसको, क्लेवर सिस्टम, जिसके तहत जो है वो फ्लड, गंगा के फ्लड के पानी को जमा कर। चंद्रगुप्त मौर्य के एरा में, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के एरा में, दे एरा सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम को बनाया जाता था, लेक्स को बनाया जाता था, इरिगेशन सिस्टम, कि भाई यहाँ पर खेत है तो यहाँ एक इरिगेशन सिस्टम होगा, और यहाँ यहाँ जहां जहां पर उसको पाइप ले जाना होगा वहां पर जो है वो खेत में पानी जाया जा सकता है, ड्रिप कर सकता है, जिससे फसल भी आराम से किया जा सके, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो और क्या क्या चीज थी भाई, एक था एडवांस इरिगेशन स्ट्रक्चर हैव बीन डिस्कवर्ड इन अ वेरियस प्लेस लाइक अ कलिंगा उड़ीसा में, फिर आपको नागार्जुन कोंडा जो कि आपको आंध्र प्रदेश में, और बेन्नूर जो कर्नाटका में, और कोल्हापुर महाराष्ट्र में। देखो बहुत सारी चीजें ना एक तरीके से बनाई जाती थी अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर, ताकि वो इरिगेशन वगैरह में काम आए। 11th सेंचुरी विटनेस द क्रिएशन ऑफ भोपाल लेक, सोचो 11th सेंचुरी में ही मध्य प्रदेश जो भोपाल लेक है उसको बनाया गया था। वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक, सोचो वो लेक बनाया गया ताकि जो है वो एक तरीके से यहाँ पर वाटर जो है वो एक तरीके से जमा हो सके और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th सेंचुरी में क्या है, इल्तुतमिश, ठीक है, बिल्ट अ बता भाई, इल्तुतमिश है ये, ठीक है, इल्तुतमिश बिल्ट अ टैंक ऑफ हौस खास दिल्ली, दिल्ली में हौस खास जो टैंक है दिल्ली वहां बनाया गया था, टू प्रोवाइड वाटर टू श्री फोर्ट एरिया, वहां एक फोर्ट एरिया होता था, किला वाला एरिया, किला में पानी पहुंचाने के लिए एक तरीके से व्यवस्था किया गया था। इल्तुतमिश क्या होगा, बैंक बनाया गया। बैंक का मतलब अब वाटर, एक वाटर जिसको आर्टिफिशियल तरीके से कोई रिवर के थ्रू बनाया गया या फिर उसके थ्रू अलग से जनरेट किया गया। हाँ नहीं, नाम है इल्तुतमिश नाम है। हाँ? ले तुम देखे नहीं, तुम हिस्ट्री पढ़े नहीं हो क्या, हिस्ट्री नाइन्थ वगैरह में भी है। सबसे पहले आते हैं डैम के बारे में। अब हमने देखा, अब डैम्स, रिवर, लेक, इस पे शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो डैम, डैम आर बिल्ट जस्ट फॉर द इरिगेशन, ये गलत फहमी दूर रख दो कि सिर्फ डैम जो है वो इरिगेशन के लिए नहीं क्रिएट किया जाता है, बल्कि अगर देखा जाए फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। वाटर सप्लाई फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, ताकि आसपास में जो इंडस्ट्रीज हैं और आसपास में जो घर हैं उनको पानी सप्लाई भी किया जा सके, ठीक है। फ्लड को कंट्रोल किया जा सके, और इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग वगैरह किया जा सके, मछली पालन किया जा सके, और मछली पालन के तहत जो है वो मछली की सप्लाई वगैरह भी की जाए। कौन, रिक्रिएशन, दोबारा क्रिएट हो पाए पानी का स्ट्रक्चर, वो रिसाइकल वाला, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। Hence the dam are now referred to a multi-purpose project
where many uses of impounded of water are integrated without with one another। मतलब ऐसा नहीं कि डैम जो है कोई सोच समझ के बनाया गया यहाँ पर, क्योंकि आसपास में बहुत मान लो एग्रीकल्चरल लैंड है तो बीच में डैम बना दिया। अब मान लो कि यहाँ पर खेती हो रही है, मान लो कि इस साल बारिश नहीं हुआ, डैम में पानी है, डैम के पानी से सिंचाई हो गया, खेती में कोई असर नहीं पड़ा, खेती बढ़िया से हो गया। समझ रहे हो? ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बेसिन का नाम है सतलज ब्यास रिवर बेसिन, जो सतलज और ब्यास नदी के सहयोग से एक रिवर बेसिन बनाया गया। द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट वाटर, ठीक है, इज बीइंग यूज्ड फॉर बोथ हाइडल प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। उसका इस्तेमाल हाइडल प्रोडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए भी किया जा रहा है, और एक तरीके से वहां इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सिमिलरली द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन, महानदी रिवर बेसिन, ठीक है, इंटीग्रेट्स द वाटर कंजर्वेशन विद फ्लड कंट्रोल, ताकि अगर पानी बहुत ज्यादा आ जाए तो महानदी में एक बेसिन बना दिया भाई कि अगर पानी का फ्लो ज्यादा हो तो उस बेसिन के थ्रू जाके वहां पानी स्टोर हो जाए। समझ, जैसे हमारा महानदी रिवर है, हमने क्या कर दिया, एक बेसिन इधर बना के यहाँ पर एक बड़ा सा डैम बना दिया कि भाई पानी का अगर फ्लो होगा तो ज्यादातर पानी इधर आके और इस डैम में इकट्ठा हो जाएगा और आसपास में फ्लड नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये सब मैनेजमेंट डैम के थ्रू, मतलब डैम को बनाने के साथ साथ ये सब सारी चीजें भी देखी जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ डैम कैसा होता है, अगर बोला जाए अ डैम इज अ वॉल, क्या होगा भाई, एक वॉल होगा, ठीक है। डैम में क्या होगा, अगर डैम ये वाला पानी अगर फ्लो बाहर जाए, पानी बहुत ज्यादा हो गया तो बाहर निकासी कैसे करें, तो एक डैम होगा वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर एंड अ स्ट्रीम टू ब्लॉक, एक बड़ा सा स्ट्रीम लगा देगा जो पानी को ब्लॉक करेगा। ये क्या करेगा, पानी को ब्लॉक एंड स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, जो वाटर के फ्लो को स्लो डाउन करेगा। समझ रहे हो? ठीक है, याद रखना। एंड दिस ऑफन क्रिएट अ रिजर्वर, रिजर्वर का मतलब एक जहां पर हम पानी को रिजर्व करके रख सकें फ्यूचर यूज के लिए। एंड लेक, वो लेक का भी रूप ले सकता है। बिहाइंड इट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, डैम रेफर्स टू द रिजर्वर रादर देन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पर हम लोग ने रिजर्वर, तो डैम में क्या क्या किया जाता है भाई, पानी जो जा रहा है उसको उस पानी को एक तरीके से स्टोर करके रखे हम लोग, और अगर अधिक पानी हो जाए तो वो अधिक पानी को ये डैम अपने तक सीमित कर ले और ये बाढ़ वगैरह ना आने दे, फ्लड कंट्रोल किया जा सके। सर डैम से तो बाढ़ आती है? नहीं, डैम अगर डैम में बहुत ज्यादा पानी आ गया तब तो फिर नहीं, अगर रिवर में बहुत सारे ऐसे, वही बात है फिर। यहाँ गंगा रिवर जा रही है, गंगा रिवर का फ्लो, इसमें से एक इधर बेसिन बना दिया गंगा बेसिन, और यहाँ पर डैम क्रिएट कर दिया और बहुत ऊंचा ऊंचा दीवार लगा दिया इधर, तो यहाँ पर अगर पानी का फ्लो गंगा होगा तो पानी यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, पहले यहाँ, अब इसका भी फुल हो गया तब तो बाढ़ आ गया तो अलग बात, तो फिर तो बाढ़ आना ही आना है, तो ऐसे तो वो अलग बात। लेकिन तब भी जो असर इस पानी से होता है उस असर को कम किया कि नहीं किया, उससे हो सकता और ज्यादा आ जाता। Most dam have been a section called a spillway or a weir over which or through which are intended that the water will flow either periodically or continuously। या तो पानी लगातार बहते रहे थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर वॉल में थोड़ा सा छोड़ दिए और ये पानी धीरे धीरे करके बह रहा है, और एक है कि हमने पूरा बंद करके रखा, दोनों में अंतर है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर द मटेरियल यूज, डैम्स आर क्लासिफाइड इनटू अ टिम्बर डैम, एम्बार्कमेंट डैम एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोनरी डैम विद वेरियल सब टाइप, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। बस याद रखना, टिम्बर डैम होता है, एक होता है एम्बार्कमेंट डैम और एक होता है मेसोनरी डैम्स, जो अलग अलग है वो आपको डिटेल में इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे टिहरी डैम देखो यहाँ पर, जैसे हीराकुंड डैम है आपको दिख रहा है ना, अब हीराकुंड डैम है, एक है कि पानी कभी कभी ब्लॉक कर दिया, मान लो कि इससे रिवर, जो रिवर आसपास में मान लो एक रिवर जुड़ा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर इसमें पानी है वो ज्यादा हो गया तो पानी को यही रोक दिया गया। यहाँ पर देखो सब में ये ब्लॉकेज गेट लगा हुआ रहता है अंदर, अगर इस गेट को यहाँ पर बंद कर दिया ना तो पानी ऊपर से पानी आ गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया ना, फिर उस लेवल को ज्यादा बनाया जाता है ना, ऊपर से पानी आने नहीं देगा, फिर खोल देगा ना पानी को, ये नीचे से खोल देगा ना, अगर यहाँ से पानी आने नहीं देगा तब तो फिर तो कोई चांस ही नहीं, तब तो फिर तो बाढ़ आएगी, तबाही आएगा, तब तो फिर वही तो बात बोला जाता है ना कि डैम को ये है कि अब सोचो यहाँ पर टरबाइन लगा दिया गया, यहाँ पर टरबाइन लगा दिया गया और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्लांट वगैरह इधर लगा दिया, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स वगैरह जा रहा है, समझ रहे हो, रिजर्व कर रहा है ना, पानी को भी रिजर्व कर रहा है ना, ये थोड़ा सारा पानी छोड़ रहा है एक ही बार, जितना पानी है आ रहा है उतना पानी थोड़ा छोड़ रहा है, ये सारा नहीं छोड़ रहा। अगर मान लो, हाँ सारा नहीं छोड़ रहा ना, सारा इसीलिए रिजर्व करके, अगर अभी उधर ज्यादा पानी हो गया मान लो
या उधर बाढ़ की सिचुएशन आ गई, या मान लो कि उधर का जो इधर का जो लेन है उसमें टूट गया, उसको बनाना है, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, उधर बनाएगा पूरा ढंग ढंग से, उसके बाद फिर धीरे धीरे पानी करके छोड़ेगा। तो ये पूरा कनेक्शन देखा जाता है पूरा, समझ रहे हो? तो ये बात है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया भैया? आगे देखो क्या है यूजेस ऑफ डैम। डैम का यूज कहाँ कहाँ होता है? सिंपल सी बात है, पहला तो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए। किसके लिए भाई? इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जैसे सतलज ब्यास रिवर बेसिन, भाखरा नंगल डैम, बहुत सारे ऐसे हाइडल पावर प्लांट्स है, जैसे यहाँ पे टिहरी डैम है, ठीक है, उसका भी यूज इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में किया जाता है। यूज एज अ वाटर सप्लाई फॉर द डोमेस्टिक, मान लो कि जितना भी पानी टिहरी के आसपास जाता है सब टिहरी डैम से जाता है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर यूज्ड इन द फ्लड कंट्रोल, फ्लड के कंट्रोल, जैसे कि हीराकुंड डैम और महानदी डैम, बहुत इंपॉर्टेंट डैम बनाया जाए, खास करके वो बनाया गया है इसीलिए ताकि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके वहां पर, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा बाढ़ आता था इस वाले रिवर में। यूज्ड इन द रिक्रिएशनल पर्पस लाइक अ वाटर पार्क वगैरह बना सके, जैसे रिक्रिएशन, अभी हमने बताया था रिक्रिएशन में कि उसको हमने क्या कर दिया, अलग से एक वाटर पार्क बना दिया, और वाटर पार्क पब्लिक के लिए, टूरिज्म के लिए खोल दिया। बहुत जगह ऐसे होते हैं, किए जाते हैं। यूज इन इनलैंड नेविगेशन और यूज इन द फिश ब्रीडिंग, इनलैंड को नेविगेट करने के लिए, और साथ ही साथ इनलैंड नेविगेशन का मतलब पानी हर एक जगह पहुंच सके, और दूसरा क्या, फिश के ब्रीडिंग के लिए, मतलब फिश वगैरह जो है, अब सोचो टिहरी डैम में कितनी मछली होते हैं, बहुत सारी मछलियां वहां पर बहुत पाली जाती है, ठीक है, वो उसको ब्रीड भी किया जाता है ताकि मछली क्यों मर जाएंगी? वही हो गया, अगर ज्यादा भर गया डैम में। नहीं ये तो अब हाँ तब तो मर ही जाएंगे, लेकिन बीच बीच में फिशिंग वगैरह होता रहता है ना उसमें, सारे डैम में किया जाता है भाई ऐसे। अब सोचो ये वाला मैंने क्या बोला, मल्टी फेसेटेड रोल क्या क्या होता है भाई, अभी बताया मैंने, फिश ब्रीडिंग होता है, इरिगेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वाटर, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशनल पर्पस, रिक्रिएशन जैसे वाटर पार्क वगैरह बनाने, ठीक है, वाटर पार्क वगैरह बनाना या कुछ वैसा जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, और इनलैंड नेविगेशन के लिए। इनलैंड नेविगेशन मतलब मान लो कि जहाज को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे? इनलैंड वाटर वैसे तो ले जाएंगे, ठीक है, गंगा नदी, मान लो कि हरिद्वार से क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से कुछ सामान ले जाना शिप में, तो कहाँ जाएगा? गंगा नदी के थ्रू तो जाएगा, उधर पटना जहां तक पानी जाती है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, लेकिन हम लोग इनलैंड नेविगेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के लिए। समझ में आ गया? डिसएडवांटेज ऑफ डैम कितना है? व्हाट आर द बेसिक डिसएडवांटेज ऑफ डैम? डिसएडवांटेज ऑफ डैम का मतलब क्या? कुछ खामियां भी होगी, जहां अच्छाई होगी वहां बुराई भी होगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इंटरप्रेट्स द फ्लो ऑफ वाटर। एक तो ये कर रहा है कि भाई एक तो बहता हुआ पानी जा रहा है, कितना बढ़िया, तुमने एक बीच में दीवार बना के उसको रोक लिया, तो एक फ्लो ऑफ वाटर को क्या कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, विच कॉज इरेगुलर फ्लो ऑफ सेडिमेंट्स, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मिट्टी वगैरह है वो नहीं बह पाते हैं, और जिसका रिचार्जेबल ऑफ सॉइल है, सॉइल का फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है, और जो है इंक्रीजिंग द सेडिमेंटेशन इन रिजर्वर विच मेड अ लाइवलीहुड ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स क्वाइट डिफिकल्ट। और ज्यादा सेडिमेंट अगर हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसके वजह से क्या होता है, दिक्कत परेशानी उसके अंदर रह रहे जीव को होने लगता है, मतलब जो वाटर जितने भी एनिमल्स होते हैं या फिर फिश वगैरह हो जाए, उनको एक्वेटिक एनिमल्स को दिक्कत होने लगता है। द डैम लेड अ फ्रैगमेंटेड रिवर्स व्हिच मेड द माइग्रेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डिफिकल्ट। अब क्या होता है भाई, फ्लो ऑफ द रिवर में अब कोई मान लो कि जो है वो अलग अलग जगह पर रहना पसंद करता है, वो अब इंक्लोज हो गया ना, एक ही जगह पर रहना है, तो वो तेरी दिक्कत परेशानी है। लोकल पीपल स्टार्टेड गेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड। और मान लो कि अगर यहाँ डैम बन रहा है, तो ये लोकल पीपल्स क्या होंगे भाई, यहाँ से उनको डिस्प्लेस किया जाता है, ताकि जब बाढ़ आ जाकर मान लो तो उनको दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। ड्यू टू द हाई वाटर अवेलेबिलिटी ऑल फार्मर्स प्रीफर्ड अ कमर्शियल क्रॉप्स व्हिच आर कॉज एन इकोलॉजिकल इंबैलेंस। अब सोचो जहां पानी की व्यवस्था ज्यादा होगी वहां पर फूड क्रॉप्स क्यों लगाएंगे, वो ऐसी खेती करेंगे जिससे उनको मुनाफा ज्यादा हो, तो ऐसी खेती का वहां पर किया जाता है, जो कि एक तरीके से ड्रॉबैक देखने को मिलता है। फिर आगे देखो, देयर इज एन इंक्रीज इन द सोशल गैप, there is an increase in the social gap and they disrupt among the people wanting their water needs and get prioritized even the water। जैसे कभी कभी देखते होगे तुम कि अगर मान लो कि भाई कोई पानी जा रहा है इधर और एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अब ये स्टेट ज्यादा पानी छोड़ ही नहीं रहा है, और वो रहा कि सर मेरे यहाँ वाटर की स्कार्सिटी हो गई, वो पानी वही स्टेट रोक ले रहा है। जैसे भी अभी हम लोग पाकिस्तान के पानी को रोक दिए थे और आ भी नहीं,
राबी जो नदी है पाकिस्तान की तरफ भी जाती है, तो हमने उसको रोक दिया, उनकी हालत खराब हो गई। तो ऐसे एक तरीके से उसका इस्तेमाल कंट्री में भी मतलब ड्रॉबैक है, और एक स्टेट में भी। बहुत सारे स्टेट भी होते हैं जैसे खास करके साउथ वाले में बहुत टकराव चलते रहता है, खास करके जो रिवर के वाटर को लेकर कि पानी नहीं छोड़ता ये स्टेट, हमको उतना पानी नहीं दे रहा, हम अपनी फसल कैसे लगाएंगे, ये कैसे लगाएंगे, क्यों अब डैम बना दिए भाई तो वो अपनी मन मर्जी चला रहा है। लेकिन ऐसी नहीं है, प्रॉपर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसको रेगुलेशन भी पास होती है। फ्लड कंट्रोल डैम ट्रिगर द फ्लड, अब मतलब फ्लड कंट्रोल डैम अचानक से ट्रिगर हो गया, उसमें बहुत ज्यादा पानी होगा, तो जब वो बाढ़ आएगा तो वो और भी खतरनाक और भयानक दिखने को मिलेगा। लैंड भी डिग्रेड होता है कि नहीं, लैंड भी डिग्रेड होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है अगर फ्लड वगैरह आते हैं, तो डैम्स वगैरह का नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, और क्रॉपिंग पैटर्न में भी चेंज होता है। कैसे भाई, इरिगेशन हैज चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न इन मेनी रीजन्स विद अ फार्मर शिफ्टिंग अ वाटर इंटेंसिव टू द कमर्शियल क्रॉप, कि कमर्शियल क्रॉप की तरफ जो लोग हैं वो ज्यादा चलने लगे, जिससे एक तरीके से उनको ज्यादा फायदा हो पाए। दिस हैज अ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस लाइक अ सैलिनिटी ऑफ सॉइल, जिसके वजह से वाटर की सैलिनिटी जो है वो एक तरीके से बढ़ जाएगी। और एट द सेम टाइम इट ट्रांसफॉर्म अ सोशल लैंडस्केप दैट इज इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिच लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस पुअर। अब सोचो, जिसके पास पैसा है वो तो जमीन वगैरह उसके आसपास लेके अच्छे से प्रोडक्शन वगैरह कर रहा है, और जिसके पास पानी की मतलब कि बारिश के पानी पर डिपेंडेंट है वो वैसे गरीब का गरीब रह रहा है। ठीक है, तो ये सब सारे एक तरीके से डिफरेंट यूजेस और बेनिफिट्स हैं जो कि आपको देखा जा सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन के जैसा ही। क्या है भाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई का मतलब क्या है, टू इरिगेशन के लिए। Some of the main goal of the program is aims to improve the access of water on the farm and increase the area of available for a farming with a reliable irrigation। कि भाई इसका मेन मकसद यही है कि वैसे एरिया जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है वहां उस एरिया तक इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, ताकि वैसे भी जमीन जो छोटे छोटे किसान के उनको भी वाटर प्रॉपर तरीके से मिल पाए। ठीक है, और इम्प्लीमेंट इरिगेशन टेक्निक्स एंड अदर टेक्नोलॉजी दैट सेव्स द वाटर एंड मेजर क्रॉप्स पर ड्रॉप, मतलब ज्यादा एक तरीके से वाटर का भी इस्तेमाल ना करें और उस वाटर का इस्तेमाल करके चीजों को सही तरीके से किया जा सके। और इसी के साथ इंट्रोड्यूस क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल मेथड ऑफ क्या भाई, कंजर्विंग वाटर, वाटर को भी कंजर्व करके चलना बहुत जरूरी है। तो ये क्या, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो जनरली सिंचाई से रिलेटेड है, ज्यादा पानी इस्तेमाल ना करें, कौन सा क्रॉप इस्तेमाल करें, तो ये सब सारी चीजें जो है वो एक तरीके से की जा रही हैं। ठीक है, तो याद रखना है। अब आ जाओ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट डू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग भाई, बताओ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने बताया कि जो, हाँ सिंपल सी बात है, देखो यहाँ कितना अच्छा है, व्यवस्था टाइट करके रखा हुआ है। अब देखो यहाँ से बारिश हुआ, बारिश का पानी सब इस नलके से यहाँ पर, और ये नल जो लैंड से जुड़ा हुआ, तो लैंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग RWH इज अ कलेक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर रादर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ। उसको छोड़ देने के बजाय हम उस वाटर को स्टोर करके ग्राउंड तक पहुंचा रहे हैं, फ्रॉम रूफ टू द सरफेस एंड रिडायरेक्ट टू अ टैंक सिस्टम्स और डीप वाटर के डीप पिट के थ्रू, पिट मतलब गड्ढा खोदा हुआ भाई, उसके थ्रू, ताकि वो पानी जाके ग्राउंड वाटर को, मेन मकसद क्या है, ग्राउंड वाटर को, बोलो भैया, ग्राउंड वाटर को क्या करना, रिचार्ज करना और रिस्टोर करना। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर आगे आया जाए तो क्या है भाई, कंपोनेंट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के। सबसे पहले भाई रिचार्ज करना ग्राउंड वाटर को, दूसरा काम किया स्टोर करना वाटर को, ठीक है, ताकि उसको अलग अलग, अगर पूरा पानी नहीं गया तो कुछ हमने टैंकर में पानी रखे हुए, टैंकर का पानी कहीं और जगह इस्तेमाल हो रहा है। फिल्ट्रेशन के लिए प्यूरिफाई द वाटर यूजिंग द सैंड एंड ब्रिक्स, ठीक है, जैसे कि आप ब्रिक्स वगैरह बनाने में सिस्टम पाइप का है, क्रिस्टल नहीं सिस्टम्स बोलते हैं, सिस्टम्स बोलते हैं, बड़े से क्या बोलते हैं, टैंक भाई जो उसका होता है, मिट्टी का नहीं, प्लास्टिक का जो बड़ा वाला जो टंकी होता है ना, उसको सिस्टम्स बोलते हैं। अब देखो कलेक्शन होगा, रादर गैदरिंग रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस, और रेन वाटर
हार्वेस्टिंग मतलब कलेक्ट करना पानी उसका मेन मकसद होता है। ठीक है, तो आई होप सो समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।